सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्यूटर एकेडमी। तो इससे पहले हम लोग ने रिस्पिरेशन का पार्ट 1 देखा, रिस्पिरेशन का पार्ट 2 देखा। टोटल लेक्चर 5 मतलब कि 5 लेक्चर अवेलेबल है आपके लाइव प्रोसेस से। ये आपका लेक्चर 5 होने वाला है, ठीक है। और न्यूट्रिशन को पूरा डिटेल में कवर किए हैं और उसके बाद साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी में सजेस्ट करते चले गए। और साथ साथ आपका एक MCQ का क्वेश्चन 30 MCQ 15 मिनट में मैंने कवर कराया है, आप उसको भी चेकआउट करें। आज का हमारा लेक्चर 3 होगा। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ा रिस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक एनारोबिक एंड टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन और ATP के बारे में। लेक्चर 2 में रिस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ने वाले रिस्पिरेशन इन एनिमल्स, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स में और हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स में। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारा रिस्पिरेशन होता है तो रिस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरत होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या क्या आते हैं तो देखते हैं, ठीक है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या क्या आते हैं, रिस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, नोज आ जाएंगे, ठीक है, नोज आ जाएंगे हमारे, ठीक है। और उसके बाद आएंगे स्किन, ठीक है, और मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन, ठीक है, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन। हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रिस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, डिफरेंट ऑर्गन से होता है। किसी में लंग्स से होता है, किसी में गिल्स से होता है, किसी में स्प्रिंकल से होता है, किसी में सेल मेम्ब्रेन से भी होता है। तो हम लोग सारा चीज़ आज डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन और क्या सेल मेम्ब्रेन से होता है किसी में, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो जाएंगे, ठीक है, ATC। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में कि अगर रिस्पिरेशन हुआ, रिस्पिरेटरी ऑर्गन का जरूरत हुआ। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले रिस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक को कंपेयर करेंगे और उसके बाद एक आपका यहाँ से NCERT क्वेश्चन भी बनता है कि क्या एडवांटेज है हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स में एज कम्पेयर टू हमारा क्या है, बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स होते हैं। क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स जो हमारे होते हैं वे हमारे क्या है, रिस्पिरेशन करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन जो हमारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं। पर हमारे जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स होते हैं वे कहाँ से, डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट से। और डायरेक्ट कांटेक्ट होने के बाद वो लोग को क्या है, ज़्यादा क्या एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स, क्योंकि वो लोग को डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलता है। पर हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स को क्या है, ब्रीदिंग फास्टर करना पड़ता है क्योंकि वो लोग को डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज़ करना होता है। और डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है एज कम्पेयर टू हमारे क्या बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट, वो तो थोड़ा सा तो कम होगा ही। और कम होने के कारण क्या है, रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा फास्टर होता है हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एक्यूमुलेट कर पाए, मतलब ले सके, ठीक है। तो ये आपका एक NCERT क्वेश्चन अभी ही कवर हो गया है। अब हम लोग इसको देखते हैं इसमें क्या कैसे इसको लिखा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिस्पिरेशन इन एक्वेटिक, रिस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, रिस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो लैंड पे रहता है, और आपका एक्वेटिक मतलब जो वाटर में रहता है, एम्फीबियंस मतलब जो बोथ लैंड एज वेल एज वाटर में होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में हमारे गिल्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर इसका बात करेंगे तो इसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में बात करते हैं तो हमारा जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या बोलेंगे कि टेक डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ठीक है। और ये क्या है, डायरेक्ट ऑक्सीजन, टेक डायरेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट में जितने भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग को कि किसका सबसे ज़्यादा फास्टर होता है, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इसमें क्या होता है, हमारे रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर होता है। इसमें क्या है, रेट ऑफ ब्रीदिंग नॉर्मल होता है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग ने 4 पॉइंट कवर किया। आप 5वें पॉइंट में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इसमें हमारे जितने भी फिश हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एनिमल्स और रेस्पिरेटरी सर्फेसेस, ये आपके एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका डायरेक्ट आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं कि कौन सा एनिमल्स का रेस्पिरेटरी सर्फेसेस क्या होता है। रेस्पिरेटरी सर्फेसेस होता क्या है, जहाँ से क्या है हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, एक तरह से क्या है वो इन्वॉल्वमेंट है रेस्पिरेटरी सर्फेस, जैसे कि हमारा लंग्स, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस लंग्स से होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन्स में, जैसे कि हमारे क्या है टेरेस्ट्रियल ऑर्गन्स में, एक्वेटिक ऑर्गन्स में गिल्स से होता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा अमीबा याद कैसे रखना है, उसको भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अमीबा हमारे प्रोटिस्टा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, प्लेनेरिया हमारे किससे, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से, ठीक है। और उसके बाद अर्थवर्म एंड लीच हम लोग बोल सकते हैं क्या टैप, मतलब क्या है टैप बॉम्ब वाला ग्रुप से बिलोंग करेंगे। फिश एक्वेटिक ऑर्गन्स हमारे क्या है, जितने भी पिस्क वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फ्रॉग हमारे क्या है, जितने भी आप बोल सकते हैं अर्थवर्म एंड लीच, सारे एक ग्रुप में आ गए। ये आपके आर्थ्रोपोडा जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, ग्रासहोपर, मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई, ठीक है। बर्ड्स, लिजर्ड एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो आपके बर्ड्स भी किस में आ गए, आपके बहुत सारे लिजर्ड आर्थ्रोपोडा में आ गए। फिर आपके बहुत सारे इसमें से क्या है टेरेस्ट्रियल एनिमल मेमेलियन ग्रुप में भी आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इतना जो मैंने बताया आप लोग को, इसको याद कैसे किया जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है PCP स्क्वायर नामे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं P4 क्या हो गया आपका पॉरीफेरा, ठीक है। C4 हो गया सीलेंट्रेटा। अगर स्पेलिंग में थोड़ा सा भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको चेकआउट कर ले, ये थोड़ा सा एक माइन्यूट मिस्टेक होता है, ठीक है। और आपका P स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, PNP, P4 मतलब आपका हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या P4 हो गया आपका, एक तो आपका P4 पॉरीफेरा, C4 सीलेंट्रेटा, ठीक है। फिर उसके बाद एक मिनट सॉरी, यहाँ PC स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे PC स्क्वायर, फिर उसके बाद P नाम है, ठीक है। तो P4 यहाँ पे C में सीलेंट्रेटा, और एक C का मतलब क्या होता है, एक C का मतलब होता है आपका टीनोपोरा, ठीक है। टीनोपोरा, ठीक है। एक बार इसको आप रिपीट करके देखें, आपको याद हो जाएगा। N4 होता है नीमोटोडा, ठीक है। मैंने एक 11th का वीडियो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में भी ट्रिक को बताया, क्योंकि वहाँ पे तो याद रखना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या A4 होता है आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है। उसके बाद क्या नामे, फिर A का मतलब क्या हो गया एनीलिडा। उसके बाद M4 हो गया मोलस्का। E4 हो गया इक्नोडर्मेटा। फिर उसके बाद आपका 2 और होता है, ठीक है, जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। E के बाद आपका H4 हेमिकॉर्डेटा और C4 कॉर्डेटा, H4 हेमिकॉर्डेटा एंड C4 कॉर्डेटा। तो आपका ये इंपॉर्टेंट था, P4 पॉरीफेरा, C4 सीलेंट्रेटा, P4 प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, फिर उसके बाद आपका C4 2 C है तो सीलेंट्रेटा एंड टीनोपोरा, और ठीक है। फिर P4 प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, N4 नीमोटोडा जिसको एसिलिमेंथेसिस भी बोलते हैं, A4 आर्थ्रोपोडा, फिर A4 एनीलिडा, फिर उसके बाद आपका M4 मोलस्का, E4 इक्नोडर्मेटा, H4 हेमिकॉर्डेटा एंड C4 कॉर्डेटा। तो ये आपका कुछ नाम है जो आप लोग को डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गन्स में पढ़ाया जाता है क्लास 9 में, और इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। अमीबा क्या होता है, हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गन्स होता है। आप पहले बताइए कि यूनिसेलुलर ऑर्गन्स में क्या होगा, सिंगल सेल होगा, पर उसमें हमारा सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और क्या होगा, और तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, यहाँ से सीधा सोचने में भी हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस होता होगा वो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अर्थवर्म एंड लीच के बारे में। तो अर्थवर्म एंड लीच हमारे क्या है, यहाँ पे इस लोग में क्या होते हैं, मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह के रिस्पिरेशन को हम लोग क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं। इस तरह का मॉइस्ट स्किन रिस्पिरेशन को क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो कभी कभार आपका याद क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऑर्गन्स में क्यूटेनियस रिस्पिरेशन होता है, अर्थवर्म एंड लीच का ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इसमें क्यूटेनियस रिस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। उसके बाद क्या फिश में कौन सा होता है, ये तो अगर हम नहीं भी लिखेंगे फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें गिल्स होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग में क्या होता है आपका, फ्रॉग, ठीक है, वो लोग में क्या होता है, एक स्किनी टाइप का उसका स्किन होता है, जिससे क्या सिक्रेशन होते रहता है। उस ग्लैंड्स के बारे में भी आप लोग को आगे पता चलेगा, अभी नहीं, ठीक है। मॉइस्ट स्किन, ठीक है,
मोस्ट स्किन एंड यहाँ लंग्स भी होते हैं इस लोग में, ठीक है। उसके बाद ग्रास होपर, मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीवियस ईयर एनटीएससी 2-3 बार पूछा है। इसमें स्प्रिंकल्स होते हैं, ठीक है, स्प्रिंकल्स होते हैं। स्प्रिंकल्स मतलब क्या, पोर्स। स्प्रिंकल मतलब क्या, ये सब की स्किन में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉस्किटो, ग्रास होपर एंड हाउस फ्लाई, ये सब में कैसे रिस्पिरेशन होता है, स्प्रिंकल्स के थ्रू। अब बर्ड्स, लिजर्ड्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये तो बहुत ईजी है, लंग्स के थ्रू, ठीक है, लंग्स के थ्रू। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इससे पहले हम लोग ने क्या देखा कि हमारा क्या होता है एनिमल्स में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड हमारा एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स में कैसे रिस्पिरेशन होता है। तो यहाँ से आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने क्लियर करवा दिया कि हमारा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स होता है उसमें ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स, क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स में क्या होता है, हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एनवायरमेंट से होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको बैक करके देखें और फिर से समझने का कोशिश करें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हम लोग को पता होना चाहिए कि रिस्पिरेशन होने के लिए रिस्पिरेटरी सर्फेसेस का ज़रूरत है। उस रिस्पिरेटरी सर्फेसेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि रिस्पिरेशन का जो इन्वॉल्वमेंट होगा, जो ऑर्गेन या फिर हम बोल सकते हैं जो सर्फेसेस का ऑर्गेन होगा उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो सबसे पहला होना चाहिए क्या, वो मॉइस्ट स्किन हो, ठीक है, सॉरी वो मॉइस्ट हो, ठीक है, वो मॉइस्ट हो। सेकेंड क्या बोलेंगे, लार्ज सर्फेस एरिया क्रिएट करे, ठीक है, लार्ज सर्फेस एरिया क्रिएट करे। और उसके बाद थिन वॉल्ड हो, ठीक है, थिन वॉल्ड हो। ये 3 वर्ड आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि 3 प्रॉपर्टीज होता है किसी भी रिस्पिरेटरी सर्फेसेस के लिए, वो मॉइस्ट होना चाहिए, लार्ज सर्फेस होना चाहिए, थिन वॉल्ड होना चाहिए। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग एयर लेते हैं नॉस्ट्रिल्स से, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये हमारा यहाँ पे क्या है, नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो नॉस्ट्रिल्स होता है तो इसका मेन काम क्या होता है, एयर इज टेकन, बस एयर इज टेकन। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, फाइन हेयर, ठीक है, हेयर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इसको फिल्टर आउट करते हैं। एयर को फिल्टर आउट कौन करते हैं, हमारे हेयर। तो अगर आप लोग को बस शॉर्ट में बनाना है, पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है, बस आपको एक माइंड मैप की तरह से बनाना है, रिवीजन जल्दी भी हो जाएगा, 2 से 3 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा अगर आप सेंटेंस में लिखेंगे तो रिवीजन करने में आधा घंटा 15 मिनट लगेगा, उससे अच्छा है कि आप एक माइंड मैप्स के जैसा बनाएं। अब हम लोग बात करते हैं ये पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नेसल पैसेज, नेसल पैसेज, ठीक है। तो नेसल पैसेज क्या करेगा, बस इसका एक काम होता है कि ये क्या करता है, कंडीशनिंग करता है। कंडीशनिंग मीन्स एक तरह से क्या है कि एयर को राह दिखा रहा है कि तुम इधर ही जाना है, कंडीशनिंग ऑफ एयर, ठीक है। तो ये कंडीशनिंग ऑफ एयर करता है, कंडीशनिंग ऑफ एयर का काम है इसका। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में, ठीक है। ये फेरिंग्स, यहाँ इस पॉइंट को हमको क्या बोलेंगे, फेरिंग्स बोलेंगे, फेरिंग्स, ठीक है। थोड़ा सा फिगर गलत मतलब ख़राब हो गया है, उसके लिए आप लोगों को सिर्फ समझना है, थोड़ा सा फिगर और अच्छा बनना था, पर क्या इसको क्या है, आप लोगों को सिर्फ कंसंट्रेट करना है कि समझने में, ठीक है। तो फेरिंग्स हमारा क्या करेगा, एयर को कहाँ पास कराएगा, लैरिंग्स के पास, ठीक है। पासेज द एयर इनटू लैरिंग्स, पासेज द एयर इनटू लैरिंग्स, इनटू लैरिंग्स, ठीक है। तो अब लैरिंग्स क्या है, ये हमारा लैरिंग्स है, इस जगह को हमको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, ठीक है। तो लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। ये क्या, इसका काम क्या है, स्पीच, प्रोड्यूस स्पीच, ठीक है, प्रोड्यूस स्पीच, प्रोड्यूस स्पीच, ठीक है। उसके बाद क्या, ये क्या करेगा, हमारा एयर को पास कहाँ करेगा, उसके बाद ये पास करेगा ट्रैकिया, कहाँ पे पास करेगा, ट्रैकिया में। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। तो बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को समझना है कि लैरिंग्स को वोकल कॉर्ड, ट्रैकिया को विंड पाइप। अब उसके बाद देखते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, ये क्या करेगा, आगे पास करेगा ट्रैकिया, और ट्रैकिया के पास क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, रिंग ऑफ कार्टिलेज। यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही बनता है कि रिंग ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला तो ये स्मूथ फंक्शनिंग में, मतलब स्मूथ फंक्शनिंग में एयर को मदद करता है। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन एयर इज absent, एयर इज absent, ठीक है, इट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है, कोलैप्सिंग द विंड पाइप।
मतलब कि ये क्या करता है, विंड पाइप को प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग होने से, ठीक है। जब वहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब एयर एब्सेंट होगा, कुछ माइक्रो मिली सेकंड के भी क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज में क्या एयर अगर एब्सेंट है तो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कोलैप्सिंग करने, मतलब कोलैप्सिंग होने में, बर्बाद होने में, खत्म होने में, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग, यहाँ तक देख लिए कि एयर अभी हमारा कहाँ पे, रिंग ऑफ कार्टिलेज में, बस आप लोग को ऐसे इमेजिन करना है। अब उसके बाद क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा थोरिक डिवीजन में थोरिक कैविटी, इस कैविटी को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, थोरिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका इस पोर्शन यहाँ पे क्या हुआ, रिंग ऑफ कार्टिलेज डिवाइड हुआ, थोरिक कैविटी में जैसे आया उस डिवाइड किया, और इस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा ब्रोंकी होता है ना, ये जो हमारा ब्रोंकाई होता है वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, स्टीम टाइप में शेप में बदल रहा है ना, स्टीम टाइप का शेप में बदल रहा है, और इस स्टीम वाले शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ब्रोंकियल्स के सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू के बने हुए होते हैं। आप लोग को उतना याद नहीं रखना है, फिर भी अगर आप लोग का आता है तो आप लोग को याद रखें कि सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू, ये आपका टिश्यू चैप्टर क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। तो आपका ब्रोंकियोल्स क्या है, उसी चीज़ से बना हुआ होता है, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। इसको आप 11th में और अच्छा से पढ़ेंगे, या फिर 9th में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। ये कितने पेयर के होते हैं, 12 पेयर्स के होते हैं। कितने पेयर्स के होते हैं, 12 पेयर्स के होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या, रिब्स यहीं पे तो हमारा लंग्स है ना, रिब्स, तो रिब्स क्या करेगा, तो यहाँ से पता चलता है रिब्स क्या करता है, प्रिवेंट करता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारे हार्ट एंड लंग्स को, ठीक है, प्रिवेंट करता है, प्रोवाइड अ सेफ, ठीक है, प्रिवेंट लंग्स एंड हार्ट, ठीक है, लंग्स एंड हार्ट को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। अब उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हर एक ब्रोंकी, पहले तो देखें कि ये थोरिक कैविटी में डिवीजन हुआ तो ब्रोंकी बना, इस ब्रोंकी में स्टीम लाइक स्ट्रक्चर बनाया, उसको ब्रोंकियोल्स बोले। हर एक ब्रोंकियोल्स के बाद टर्मिनल्स में जाके क्या हो रहा है हमारा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, एल्बुलाई। एल्बुलाई क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे एल्बुलाई प्रेजेंट होते हैं, हर एक इंड ऑफ टर्मिनल, ब्रोंकियोल्स के हर एक इंड ऑफ टर्मिनल्स में क्या होते हैं, हमारे एल्बुलाई प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्बुलाई, ठीक है। और ये एल्बुलाई क्या होते हैं, हमारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन यही होता है, क्रिएट लार्जर सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम, यहाँ पे भी क्या हम बोल सकते हैं, या फिर मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। तो यहाँ से हम लोग ने क्या देखा कि ब्रोंकियोल्स क्या है, क्रिएट करता है मैक्सिमम एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो इससे पता चलता है कि अगर हम एल्बुलाई को क्या करते हैं, बॉडी के बाहर निकाल के रख देते हैं, तो वो कितना होगा, इसका 80 मीटर स्क्वायर एरिया ले लेगा, 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकता है, ठीक है। ये आपका ऐसे ही डेटा एक निकाला गया है, ठीक है, कि अगर किसी भी बॉडी का अगर हम ब्रोंकियो मतलब एल्बुलाई को बाहर निकाल देते हैं तो 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। तो क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग एक एक करके फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एल्बुलाई, ठीक है, फंक्शन ऑफ एल्बुलाई, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज करना, गैसियस एक्सचेंज करना। और ये गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा हमारे, ये गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होगा, ये क्या करेगा, हमारा जो यहाँ से हम लोग क्या इंटेक कर रहे हैं एयर का, उसको उसमें से जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उस ब्लड वेसल्स में क्या करेंगे, वो उस ऑक्सीजन को देंगे, ताकि ब्लड हमारा क्या है, मतलब क्या ब्लड में क्या प्रेजेंट है, आरबीसी में क्या प्रेजेंट है हमारा, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करेगा, उससे मिलके क्या करेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा, और वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करेगा, हमारे पूरे बॉडी में क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। फिर ब्लड वेसल से क्या होंगे, हमारे उसमें जितने भी, जैसे हमारा क्या है, ऑक्सीजन का कंस्टिट्यूएंट घटेगा जैसे हमारे पूरे बॉडी में, तो वो क्या होंगे, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बॉडी से आएंगे एल्बुलाई में, मतलब कि लंग्स में। और वो लंग्स क्या करेगा, उसको फिर से ऑक्सी हेमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन से कंबाइन करके ब्लड वेसल्स को फिर से पूरे बॉडी में ट्रांसफर करेगा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या है, वाटर से ट्रांसपोर्ट होता है, पर हमारा जो आरबीसी होता है जिसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो ब्लड होता है हमारा, वो क्या है, हमारा हमेशा क्या है कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही बनता है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा इनसॉल्युबल होता है वाटर से, दैट्स व्हाई इट इज कैरिड आउट बाय द
RBCs एंड हमारा CO2 तो सॉल्युबल होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट होता है हमारा किससे, हमारा होता है किससे, हमारा बोल सकते हैं कि वाटर से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग एक एक करके सबका डिटेल में फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को टेक्स्ट से डरना नहीं, हम लोग ने जितना पढ़ा है अब सब हम लोग क्या एक समरी में देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो हमने आपको लोगों को समझाने के लिए बताया था। ये आपका एक नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा और इसमें सारा पॉइंट कवर है जितना आपके NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फेयरली लो देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अगर हम कंपेयर करते हैं आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स में, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स में क्या होता है, यूटिलाइज ऑक्सीजन किस चीज़ में, डिजॉल्व ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाता है जो हमारे वाटर में होते हैं, और वो हमारे फेयरली लो होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। आपका भी इसी का स्क्रीनशॉट अभी ले ले, क्योंकि ये थोड़ा देर में क्या है अंडरलाइन होने के बाद थोड़ा गंदा हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर एक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन। ये आपका NCERT क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए क्या है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या ब्रीदिंग फास्टर होता है एज कम्पेयर टू आप बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहता है ऑक्सीजन को, इसलिए। रिस्पिरेटरी पार्ट इन ह्यूमन बींग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले नॉस्ट्रिल से हम लोग एयर लिए, उसके बाद क्या वहाँ पे फाइन एयर प्रेजेंट रहता है जो क्या करता है, एयर को फिल्टर आउट करता है। नेसल पैसेज का क्या काम है, उस एयर को कंडीशनिंग करना। फेरिंग्स का क्या काम है, एयर पासेस होगा लैरिंग्स में। फेरिंग्स क्या करेगा हमारा, ट्रैकिया प्रोटेक्ट, ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करेगा, साउंड को प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, मतलब इसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ट्रैकिया मेरा क्या है, विंड पाइप है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, जब वहाँ पे एयर हमारे नहीं प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, ट्रैकिया में, तो उसको प्रोटेक्ट करेगा कोलैप्सिंग होने से। ठीक है, व्हेन देयर इज नो एयर प्रेजेंट। उसके बाद ब्रोंकी के बारे में क्या, डिवाइड इनटू स्मॉल ट्यूब्स। ब्रोंकी डिवाइड होता है स्मॉल ट्यूब्स में, जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। इस ब्रोंकियोल्स मेनली टर्मिनेट इनटू एल्वुलाई। अब आप लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट जान ले, जिसको NTSC का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि जो हमारा ब्रोंकियोल होता है ये आपका टिश्यू और इस चैप्टर को मिला दिया है। ठीक है, तो टिश्यू चैप्टर में हम लोग को टिश्यू पढ़ाया जाता है, तो ब्रोंकियोल और ब्रोंकियोल जो होते हैं ना हमारे ब्रोंकियोल, हमारे जो लार्ज ब्रोंकियोल होते हैं, स्मॉल ब्रोंकियोल होते हैं। जो लार्ज ब्रोंकियोल होते हैं वो सिलेटेड कोलमनार। ब्रोंकी जो होते हैं हमारे सिर्फ ब्रोंकी क्या टर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, ब्रोंकियोल्स। जो हमारे स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ ब्रोंकी जो होते हैं वो सीडोस्टेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू के होते हैं। ठीक है, सीडोस्टेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम दोनों मेरा एपिथेलियम टिश्यू का पार्ट होता है। आगे आप लोग 11th में और अच्छी तरीके से पता चलेगा कि एपिथेलियम सिंपल कंपाउंड। ठीक है, इसका डिवीजन भी मैंने करवाया, अगर जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में जाके देख सकते हैं, 11th का वीडियो में अवेलेबल है। एल्वुलाई का बात करेंगे तो प्रोवाइड ए ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, लंग्स क्या होता है, प्राइमरी, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा क्या है, प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। लंग्स क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गन होता है फॉर रिस्पिरेशन। फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इनटू ब्लड। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का हमारे एटमॉस्फेयर से ब्लड में, फिर क्या होगा हमारा CO2 को रिलीज। CO2 हमारे जितने भी ब्लड में होंगे वो क्या एल्वुलाई में जाएंगे, एल्वुलाई से क्या वो एटमॉस्फेयर से, मतलब क्या लंग्स से होते हुए क्या होंगे हमारे वो, फिर नॉस्ट्रिल से क्या है बाहर चल जाएंगे एटमॉस्फेयर में। इनहेलेशन क्या होता है, चेस्ट कैविटी क्या करेगा उस वक्त, फ्लैटन करेगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है कि क्या क्या सिनेरियो होता है इनहेलेशन है एक्सहेलेशन में, तो चेस्ट कैविटी फ्लैटन करेगा, एयर सक्ड इनटू लंग्स, वाइल जब रिलैक्स करेगा एक्सहेलेशन के वक्त क्या करेगा हमारा चेस्ट कैविटी क्या रिलैक्स करेगा, ऐसे फ्लैटन करेगा कब, इनहेलेशन के वक्त। अब हम लोग लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज जो होता है हमारा वो क्या क्या O2 और CO2 के बीच में होता है। तो ऑक्सीजन इन एंड आउट, ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर जाता है, इसी प्रोसेस को गैसेस एक्सचेंज बोलते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं खुद से, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग ऑक्सीजन, इस प्रोसेस इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। इनहेलेशन, तो गैसेस एक्सचेंज हम लोग देखिए। अब हम लोग बात करते हैं इनहेलेशन क्या होता है, टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। उसके बाद क्या, वॉल्स ऑफ एल्वुलाई क्या कंटेन करता है हमारे, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ व्हाट, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। वॉल ऑफ हमारे एल्वुलाई के पास एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। जो सीक्वेंस होते हैं वे क्या करते हैं हमारे ऑक्सीजन एंड CO2 को क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं। कैसे एक्सचेंज करते हैं देखते हैं, ब्लड रिलीजेस CO2 इनटू एल्वुलाई, इट ब्रिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी CO2 होंगे वो क्या करेंगे, वहां से लेगा ब्लड और उसको क्या करेगा बाहर करेगा। कहाँ, किससे बाहर करेगा, हमारे एल्वुलाई से। क्या होगा, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर जाएगा। ऑक्सीजन इज टेकन अप ब्लड फ्रॉम एल्वुलर एयर टू ब्लड वेसल्स। अब उसके बाद जितने भी हमारे रेस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से CO2 आए वो क्या करेगा, एल्वुलाई उसको रिलीज करेगा। ठीक है, हमारे पहले एल्वुलाई में वो आएगा और फिर उसके बाद एल्वुलाई क्या करेगा, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू रिलीज कर देगा। उसके बाद क्या, हम लोग को पता है कि हमारे एल्वुलाई के पास ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स में ब्लड कंटेंट होते हैं और वो ब्लड
ब्लड में क्या होता है, आरबीसी का क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं। हेमोग्लोबिन के बारे में आप कॉपी में लिख ले, इसका हाई एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और ये क्या है, हमारे सारे सेल्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन को भेजता है। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।